नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो वो ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का। जो 1 रुपए के नोट होते हैं उन पे जो हस्ताक्षर होता है वो होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के सिक्के, नोट या छोटे सिक्के को छोड़कर भारत में विभिन्न जो मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का अधिकार होता है वो रिजर्व बैंक के पास होता है। 1 रुपए के अतिरिक्त अन्य सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है कितने दिनों तक? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 दिन तक। इसको डिटेल में जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 109, संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। तो अगर कोई विधेयक लोकसभा में स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो बिछाई गई थी 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच। और किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के। और जब भारत में रेलवे लाइन का विस्तार हुआ तो उस समय का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन था। यानी कि रेलवे का जो विस्तार हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था और लॉर्ड डलहौजी ने इसकी नींव रखी थी। यानी कि जो प्रथम रेलवे लाइन भारत में बिछाई गई थी 1853 में, उस समय का गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। इसको डिटेल में थोड़ा जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है संसद के दोनों सदनों को है। किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। केवल धन तथा वित्त विधेयकों के लिए यह प्रतिबंधित है कि सबसे पहली बार लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यानी कि जो धन तथा वित्त विधेयक हैं वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ये प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको बता दें कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है यानी कि जिसे हम सीपीयू कहते हैं, यह पूर्ण रूप इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है जो कि कंप्यूटर के अन्य भागों को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीहा में। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। कहाँ पे होती हैं?
जो लाल रक्त कणिकाएं हैं यानी कि रेड ब्लड सेल, यह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं और प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तना से। तना से हल्दी प्राप्त होता है। हल्दी को प्रकंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल्दी को प्रकंद कहते हैं। प्रकंद एक मोटा फैला हुआ तना होता है। इस प्रकार भूमिगत तना हल्दी, अदरक, केला, फर्न आदि पौधे में होता है। तो इतना आप याद रखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकाब्लामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। यही बात की जाए विटामिन B6 की, तो जो विटामिन B6 है इसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इसकी कमी से त्वचा रोग होता है। बात की जाए विटामिन B1 की, तो जो विटामिन B1 है इसे थायमिन कहते हैं। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। बात की जाए विटामिन B2 के बारे में, तो विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसकी कमी से वृद्धि का रुकना एवं जीभ पर छाले पड़ना जैसे रोग हो सकते हैं। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फफूंदी। गन्ने का लाल सड़न रोग जो होता है वो कोलेटोट्राइक फाल्केटम नामक कवक से होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? वाराणसी में है। यह कहाँ पे है? सुंदरपुर नरिया में स्थित है। कहाँ पे? सुंदरपुर नरिया में। अगला प्रश्न है, सेब के फल में खाने योग्य भाग है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गुदेदार पुष्पासन। जो सेब का खाने योग्य भाग होता है वो होता है गुदेदार पुष्पासन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आपको बता दें, सेब एक झूठा फल है जिसका विकास पुष्पासन से होता है, इसीलिए इसे झूठा फल कहते हैं। इसके खाने वाले भाग का नाम है गुदेदार पुष्पासन। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसे आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बायोगैस। फ्रेंड्स आपको बता दें, बायोगैस ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। बायोगैस के मुख्य संगठन मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा शिलाजित उपस्थित होता है। तो इतना आप याद रखिए। और देश में 1981 से 82 ईस्वी में राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1981 से 82 के बीच जो भारत में राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना को बनाया गया था। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून। देहरादून कहाँ पे है? यह उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। और यह जो संस्थान है भारत में वन्यजीव अनुसंधान का कार्य करता है।
तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है वो है ऑप्शन सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हस्तिनापुर। आपको डिटेल में बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। यह वन्यजीव विहार मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 को। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2073 वर्ग किलोमीटर है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये चंदौली में है। कहाँ पे है? चंदौली में है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 78 वर्ग किलोमीटर। यहीं बात की जाए किशनपुर वन्यजीव विहार की, तो यह कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 227 वर्ग किलोमीटर है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फतेहपुर। जो फतेहपुर है यह गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी जो भागलपुर है ये भी गंगा नदी के किनारे है। उत्तरकाशी ये भी गंगा नदी के किनारे है। कानपुर की बात की जाए तो ये भी गंगा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्थान का मुख्यालय रोम में है? रोम कहाँ पे है? इटली में है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, FAO। FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये है ILO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की, IMF की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। संयुक्त राष्ट्र शिशु निधि यानी कि यूनिसेफ, इसकी स्थापना हुई थी 1946 को। कब हुई थी? 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 मई को। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता आती है। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार। जो म्यांमार है यह सार्क देश का सदस्य नहीं है। इससे डिटेल में जान लीजिए। दक्षिण एशियाई संगठन यानी कि सार्क, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985 को। कब हुई थी? 1985 को स्थापना की गई थी सार्क की। और आपको बता दें इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू यानी कि नेपाल में है। इसमें भारतीय महाद्वीप के 8 सदस्य हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, अफगानिस्तान एवं श्रीलंका।
और म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी हो जाने के कारण जो 1857 की क्रांति हुई थी वो असफल हो गई थी। आपको बता दें कि 1857 का विद्रोह सिपाहियों में गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूस के कारण शुरू किया गया था। लेकिन इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ता लोगों का असंतोष था। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्वी मानसून से। भारत की जो सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है वो दक्षिण पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बाव अल मंदेब। अगले प्रश्न को देख लेते हैं वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उपसदन का सदस्य नहीं होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। आपको बता दें कि राज्यसभा के सदस्य की जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 की होती है, 250 की होती है। और राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं जिसमें 1/3 प्रत्येक दूसरे वर्ष सदस्यता से मुक्त हो जाते हैं। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है परंतु वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपको बता दें कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है? 552। 552 है लोकसभा में अधिकतम संख्या। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब क्या होती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 85 डेसिबल। आपको बता दें कि जो साधारण बातचीत की जो तीव्रता होती है वो होती है 30 से 40 डेसिबल। और जोर से जो बातचीत होती है जोर से उसका जो डेसिबल होता है वो कितना होता है? 50 से 60 डेसिबल। विद्युत मोटर का जो डेसिबल होता है वो कितना होता है? उसकी तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? 110 डेसिबल के आसपास होती है। यही बात की जाए जो सायरन बजता है, सायरन इसकी जो तीव्रता होती है डेसिबल में वो होती है 110 से 120 के आसपास। और जो जेट विमानों की तीव्रता होती है डेसिबल में वो होती है 140 से 150 के आसपास। तो इतना आप याद रखिए। अब आज का टेस्ट है आपके लिए। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वापस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे ज़रूर जुड़ें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।